जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं आईए 2018 का प्रश्न पत्र। कौन सा? आईए 2018 का प्रश्न पत्र। जो मेरे न्यू व्यूअर्स आए हैं जो भी, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम आईए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आईए के 2008 और उसके बाद 2011, उसके बाद 2013 और आज हम 2018 वाला प्रश्न पत्र सोल्व करने वाले हैं। तो ये 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जाइए उनको ज़रूर देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एक साथ वो क्वेश्चन आने चाहिए। उनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें मैंने बता रहा है कि डिटेल के अंदर, और हम क्या कर रहे हैं, इन सब का एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद मैं रेगुलर आपके इसके लिए आईए के लिए लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ, वीडियो सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार, और शेयर जरूर करो, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, XLL डेफिनेशन इज यूज अलोंग विथ XML टू स्पेसिफाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? XLL डेफिनेशन XML के साथ क्यों यूज़ की जाती है? द डेटा टाइप्स ऑफ द कंटेंट ऑफ द XML डॉक्यूमेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ XML डॉक्यूमेंट, द प्रेजेंटेशन ऑफ XML डॉक्यूमेंट, द लिंक्स विद द अदर डॉक्यूमेंट। देखिए XLL की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटेंसिबल लिंकिंग लैंग्वेज। क्या होती है? एक्सटेंसिबल लिंकिंग लैंग्वेज। और XML की क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो देखिए XML के अंदर हम XLL डेफिनेशन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, रेफरेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी हम वेबसाइट के अंदर रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं, लिंक का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? XLL डेफिनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, देखिए जो SSB बोर्ड है आपकी, RSSB बोर्ड है, वो किस तरीके से खेल रही है। यहाँ पे देखिए XML के बारे में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं है। अगर आप देखोगे ना इसके अंदर सिलेबस के अंदर, तो XML कहीं भी लिखा हो नहीं, उसके बावजूद ही एक क्वेश्चन XML का दे दिया है ना। तो देखिए जितना भी आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ते रहना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहना है कि भाई कुछ भी आ सकता है ना। तो कंटेंट जो सिलेबस में वो तो पढ़ना ही, इसके अलावा थोड़ा बहुत इधर उधर का भी आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वाला। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इसके अंदर से सर्च इंजन कौन सा नहीं। तो आपको सर्च इंजन पता होना चाहिए, सर्च इंजन के टाइप्स पता होने चाहिए, उन टाइप्स के अंदर हर एक के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। तो याहू सर्च इंजन है, हाँ है। बिंगो है, गूगल है, विंडोज़ है। क्या विंडोज़ क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसका आंसर, ये सर्च इंजन नहीं है, डी वाला। ओके, नेक्स्ट देखिए, और सर्च इंजन से हर समय हर समय क्वेश्चन आ रहा है ना, हर समय क्वेश्चन आ रहा है और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। देखिए, सर्च इंजन विच टेक्स इनपुट फ्रॉम अ यूज़र एंड साइमल्टेनियसली सेंड आउट क्वेरीज टू थर्ड पार्टी सर्च इंजन फॉर द रिजल्ट। क्या कह रहा है? ऐसे सर्च इंजन जो यूज़र से इनपुट लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? यूज़र से इनपुट लेंगे, ऑब्वियसली बात है। एंड साइमल्टेनियसली सेंड आउट क्वेरीज टू थर्ड पार्टी सर्च इंजन फॉर अ रिजल्ट। थर्ड पार्टी सर्च इंजन को क्वेरी सेंड करेंगे रिजल्ट के लिए। तो इस तरीके के सर्च इंजन को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके के सर्च इंजन को हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, मेटा सर्च इंजन। क्या बोलते हैं? मेटा सर्च इंजन। तो देखिए टाइप ऑफ सर्च इंजन पढ़ेंगे आपको, अगर आपको डिटेल के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको एडवांस सर्च इंजन मिलेगा, मेटा सर्च इंजन मिलेगा, बूलियन सर्च इंजन मिलेगा। बूलियन के अंदर देखिए हम क्या करते हैं? एंड और नोट कम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। बूलियन सर्च इंजन के हम क्या करते हैं? एंड और नोट कम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, और लगभग सभी सर्च इंजन के अंदर बूलियन सर्च इंजन का जो कंसेप्ट यूज़ होता ही होता है। मेटा सर्च इंजन क्या करती है? जो डेटा रहता है उसके भी डेटा अबाउट डेटा के बारे में वो क्या करता है? थर्ड सर्च इंजन को रिक्वेस्ट भेजता है और वहाँ से भी डेटा फेच करके लाता है। ओके, तो यहाँ अगर आप देखोगे ना, तो गूगल क्या करता है? जैसे आप कुछ टाइप करते हो तो वो क्या करता है? जो वेब पेजेस है, वेब सर्वर से, वहाँ से तो डाटा लाता ही लाता है। क्या करता है? यूट्यूब से भी डाटा लाता है, अगर ट्विटर पे कहीं हो वहाँ से भी लाएगा, लिंक्डइन पे कहीं से कनेक्टेड हो वहाँ से भी लेके आ जाएगा। तो वो क्या करता है? थर्ड पार्टी को भेजते हैं और दूसरे जो सर्च इंजन से होते हैं उनसे भी रिजल्ट लेके आता है। एडवांस सर्च इंजन देखिए, आपका जो गूगल है वहाँ पे आपको मिलेगा एक एडवांस करके टैब मिलेगा। क्या मिलेगा? एडवांस करके टैब मिलेगा। वहाँ पे क्या कर सकते हो? आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स डाल सकते हो। अगर आपको हायर देखिए, अगर आपको एसीओ अच्छे से आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आप एडवांस सर्च इंजन का यूज़ करके आप अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा बना सकते हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिजल्ट्स आर जनरली प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफन रेफर्ड एज। तो देखिए जो भी आपका रिजल्ट आता है सर्च करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? टैग लिस्ट, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, सर्च इंजन पेजेस और कैटेगरी लिस्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपको याद रखना है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं हम उसको।
देखिए मेन मोटिव क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने का, आपको एनालिसिस होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। वो जो कंटेंट आप कोचिंग्स के अंदर पढ़ रहे हो, क्या वो उन कंटेंट को पढ़ते हुए आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं या नहीं। ओके, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप क्वेश्चन अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात, नहीं कर पा रहे हो तो किस टॉपिक पर आप पढ़ रहे हो, आपने क्या आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो तो आपको उसको रेफर करना चाहिए। जैसे ये सर्च इंजन के बारे में देखिए, रेगुलर 3 क्वेश्चन आए, तो अब आपको सर्च इंजन वाला टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ना है, जिसके अंदर कम से कम ये जो टॉपिक आ चुके हैं वो तो कम से कम आपके कवर होने ही चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो एग्जामिनर पेपर सेट करने बैठता है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता है और फिर वो उसके डिटेल पार्ट के अंदर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकवरी टेक्निक। इनमें से रिकवरी टेक्निक क्या नहीं है? डेफर्ड अपडेट, इमीडिएट अपडेट, टू फेज कमिट और रिकवरी मैनेजमेंट। अगर आपने रिकवरी टेक्निक पढ़ी होगी तो यहाँ अगर आप ध्यान रखोगे कि डेफर्ड अपडेट, इमीडिएट अपडेट और रिकवरी मैनेजमेंट तीनों रिकवरी है। टू फेज कमिट है, वो रिकवरी ये टेक्निक नहीं है। अब आप मेरे को बता दीजिए डेफर्ड अपडेट और इमीडिएट अपडेट के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए अब डिटेल पार्ट के अंदर जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। डेफर्ड अपडेट का मतलब क्या है? जब भी कोई ट्रांजेक्शन अकर होगा तो जैसे ट्रांजेक्शन अकर हुआ उसी समय पे डेटाबेस के अंदर अपडेट नहीं होगा। ये कब अपडेट होगा? जब कमिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा उस ट्रांजेक्शन पे। अगर कमिट ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो डेटाबेस के अंदर अपडेट करेगा। वहीं इमीडिएट अपडेट के अंदर क्या होता है? जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन अकर हुआ, ए सून एज ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, वो क्या करेगा? डेटाबेस के अंदर जाके चेंजेस सेव कर लेगा। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपके इसके अंदर। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है कि सर ये आप पढ़ा दीजिए स्पेसिफिक, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊँगा। अ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम एज अ साइड इफेक्ट ऑफ अ मॉडिफिकेशन टू द डेटाबेस इज नोन एज। देखिए ये क्या कह रहा है? अ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। यहाँ देखिए कहने का ये मतलब है, यहाँ पे देखिए एक कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है S1 और उसके रेफरेंस में S2 क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रिगर। क्या बोलते हैं? ट्रिगर। असर्शन नहीं, ट्रिगर नहीं, इंसर्शन नहीं, रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं। देखिए कैसे होता है, कई बार क्या होता है, अगर आपने देखे हो फॉर्म भरे होंगे तो आप फॉर्म जब भरते हो तो आप क्या करते हो? आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम आप स्मॉल लेटर के अंदर डालते हो, और जब प्रीव्यू पेन आता है ना, आप देखोगे जब वो प्रीव्यू बताएगा तब उसके अंदर क्या होता है? कैपिटल लेटर के अंदर आते हैं। या क्या होता है? फर्स्ट अक्षर आपका बड़ा होता है, नेक्स्ट वाला छोटा होता है। जबकि आपने इनपुट जो किए ना अक्षर, वो क्या किया आपने? सारे स्मॉल के अंदर किए। तो जब आपने इनपुट स्मॉल में किए तो आउटपुट कैपिटल में कैसे दिख रहे? ये किस कारण से होता है? तो ये हम क्या करते हैं? डेटाबेस के अंदर ट्रिगर यूज़ करते हैं। ट्रिगर का मतलब ये, अगर कोई भी इंसर्ट क्वेरी फायर होगी अपने डेटाबेस के अंदर, कोई भी डेटा जाएगा तो वहाँ ट्रिगर लगा देंगे। ट्रिगर से क्या होगा? जब भी कोई स्मॉल लेटर भी डालेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? उसको कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करके डेटाबेस के अंदर एंटर कर देगा। तो यहाँ पे क्या रोल होता है? यहाँ पे ट्रिगर का रोल आता है। ओके, तो किसके रेस्पॉन्स में हुआ? एक इवेंट हुआ, कौन सा? जब आप अक्षर क्या कर रहे हो? आप इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो डेटाबेस के अंदर, उसके रेस्पॉन्स में क्या होगा? ट्रिगर आपका फायर होता है। ठीक है, तो ट्रिगर के बहुत सारे रोल्स होते हैं। किसी को अगर डिलीट होने से बचाना है तो वहाँ पे ट्रिगर आप सेट कर लो। ठीक है, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट कैन रीस्टोर डेटाबेस टू प्रीवियस स्टेट बिफोर फेलियर इज कॉल्ड। अब क्या करना है? अगर कोई फेलियर हो उससे पहले क्या करना है? हमें रीस्टोर करना है। उसको हम क्या बोलते हैं? रिकवरी स्कीम, बैकअप स्कीम, रीस्टोरिंग स्कीम, ट्रांजेक्शन स्कीम। यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो ये बैकअप स्कीम और रीस्टोरिंग स्कीम ये दोनों एक साथ रहते हैं। कब हो जाता है? जब आपका डेटाबेस बिल्कुल फेल हो जाता है, जब हमने जो डेटा हमारा जो कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाता है, उस केस के अंदर क्या होता है? हमारे पास जो बैकअप हमने सेव कर रखा होता है डेटाबेस के अंदर, हम उसे क्या करते हैं? रीस्टोर कर देते हैं। तो जब आप बैकअप लोगे तो उसको आप रीस्टोर करोगे। और ये किस केस के अंदर होता है? जब आपका सिस्टम फेल हो जाता है। पर ड्यूरिंग फेलियर, अब यहाँ पे क्या पूछा है? बिफोर फेलियर, उस केस के अंदर कौन सी टेक्निक काम होती? रिकवरिंग स्कीम। इसका शॉर्ट इसका एक एग्जांपल में दे दूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए रीस्टोर। एक रीस्टोर पॉइंट करके भी आपने देखा होगा विंडो के अंदर, रीस्टोर पॉइंट। उसके अंदर क्या होता है? आपने लास्ट जहाँ तक भी रीस्टोर किया होता है आपके कंप्यूटर को, वहाँ तक वो क्या करता है? रीस्टोर कर देता है। अगर आपका सिस्टम ऐसे सही तरीके से वर्क नहीं करता है, हम रीस्टार्ट करते हैं, उस केस के अंदर विंडो के अंदर एक ऑप्शन आता है कि आप प्रीवियस रीस्टोर पॉइंट है वहाँ तक रीस्टोर करना चाहते हो, तो वो क्या करता है? यस। ठीक है, और यहाँ पे इसका रिकवरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8th क्वेश्चन देखिए,
ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज एंड साइमुलेशन कम्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज एंड साइमुलेशंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? एनिमेशन, इमेज, ग्राफिक्स और टेक्स्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ग्राफिक के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखिए, वेक्टर एंड डेस आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। वेक्टर एंड डेस कंप्यूटर ग्राफिक्स के दो टाइप है, कौन कौन से है बताइए आप मेरे को? वेक्टर और रास्टर, ध्यान रखना, वेक्टर और रास्टर, ठीक है। क्या है? वेक्टर और रास्टर। तो देखिए रास्टर के अंदर क्या होता है, इसका मैं एग्जांपल जैसे बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप क्या करोगे, इमेज को रास्टर के अंदर अगर ग्राफिक्स है, उसकी मान लीजिए जैसे आपका फ़ोटो है, ठीक है, आपका फ़ोटो है, आपने देखा जब इसके आपको क्या करते हैं, साइज़ आप इंक्रीज करते हो तो इसके पिक्सल क्या हो जाते हैं, फटने लग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फटने लग जाते हैं ना। तो ये जो इन फोटोज़ के अंदर जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो कौन सी? रास्टर। जबकि वेक्टर का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वेक्टर के अंदर देखिए लोगो, जो आप कभी भी लोगो बनाते हो उसके अंदर क्या करते हो, अगर आप उसकी स्केलिंग करते हो, उसको अगर आप बड़ा इंक्रीज भी करते हो तो भी वो फटता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है? वेक्टर टेक्निक का। इसके अंदर लोगों के अंदर किसका यूज़ किया जाता है? वेक्टर टेक्निक, जिसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है? मैथमेटिकल फॉर्मूला या इक्वेशन का यूज़ किया जाता है ना। तो ये चीज़ भी थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान रखनी चाहिए। वेक्टर के अंदर हम मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करते हैं, रास्टर के अंदर हम क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ पिक्सल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? पिक्सल का यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू ओरिजेंटल पॉइंट्स एंड वाइस वर्सा। रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स क्या कहलाता है बताइए? रेशियो जब भी आ जाए ना तो हमें क्या कहलाता है? ये एस्पेक्ट रेशियो। जैसे आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हो, किस में करते हो? 16:9। और अगर शॉर्ट्स अपलोड करते हो, किस में करते हो? 9:16। अगर इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो 1:1, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? एस्पेक्ट रेशियो। यही रिजोल्यूशन क्या हो गया, जैसे 1024 इंटू क्या हो जाएगा आपके 576 या 700, देख लेना ये क्या है, 786। या अगर एग्जाम्पल में और अगर आपको इससे रिलेटेड बताऊँ किसका, ये एस्पेक्ट रेशियो का, तो आप देख सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम? रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। पॉइंटर रेशियो नहीं, बिटमैप रेशियो नहीं। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एक एक बार इन क्वेश्चन को कर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए ताकि आपको याद हो जाएगा। एग्जाम के अंदर फिर से आप रिपीट करोगे या जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे तो आपको एक याद हो जाएंगे, तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, Dash is a technology that allows brick and mortar retail store to send messages directly to smartphones of the customer। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए ब्रिक एंड मोर्टार रिटेल स्टोर आ गया, उससे घबरा जाते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक दुकान है, क्या बोल रहा है, ये एक शॉप है, और शॉप का जो सेठ जी है वो अपने कस्टमर से, ये कस्टमर है C1, C2, C3, C4, इनको किस तरीके से कांटेक्ट करता है? मैसेज के थ्रू। किससे करता है? मैसेज के थ्रू। तो अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, अभी देखिए ये क्या कर रहा है, अपनी दुकान ही यहीं की यहीं है और ये अपने घर पे है कस्टमर, ठीक है, कहीं कहाँ पे, कहीं काम पे, घर पे, खेत पे, कहीं काम धंधे गए हुए हैं, ठीक है, और ये कॉन्टेक्ट कर रहा है मैसेज के थ्रू, ठीक है। ये ऑफलाइन आके कांटेक्ट नहीं कर रहा है इन कस्टमर से। तो इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बिजनेस CRM। बिजनेस CRM, ये ई कॉमर्स का कंसेप्ट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, आपका जो शॉपकीपर एक जगह रहता है और वहीं रहते हुए अपने कस्टमर से ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकता है। किसके थ्रू? स्मार्टफोन्स के थ्रू। इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस CRM। यहाँ पे एक टर्म और दी हुई देखिए, बीकन्स। बीकन्स, ठीक है, ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके अंदर एक टर्म और याद रखिए, इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमिटी मार्केटिंग। क्या बोलते हैं हम? प्रोक्सिमिटी मार्केटिंग। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बीकन्स को क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमिटी मार्केटिंग। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप अभी बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपने क्या ऐप इंस्टॉल कर रखे, तो भी आप देखोगे कि रोज़ सुबह उठते एक नया मैसेज आता है कि जो इस कोर्स है उसके ऊपर 10% ऑफ हो गया है, या 80% इस कोर्स के ऊपर ऑफ हो गया है, या अगर आप ये इसका यूज़ करोगे, क्या बोलते हैं, कार्ड का, तो आपको और 100 रुपये का और बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, कूपन, हाँ, कूपन्स के थ्रू या ऑफर्स के थ्रू कस्टमर को अपना प्रोडक्ट खरीदने के ऊपर मजबूर करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं? बीकन्स बोलते हैं। और इसके अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है? प्रोक्सिमिटी मार्केटिंग। तो ये सारे ई कॉमर्स के टाइप है। बिटकॉइन आप जानते ही हो, वर्चुअल करेंसी है ना, और बिग डेटा, जो डेटा वही हमारे पास रहता है अनऑर्डर वे के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट आंसर है। तो ई कॉमर्स से भी अच्छे क्वेश्चन पूछने लगे इन डेप्थ। पहले सिर्फ EFT के बारे में पूछा जाता था, अब थोड़ा और डिटेल के अंदर चले गए हैं।
देखिए द डैश फैसिलिटी अलाउज कस्टमर टू परचेज द आइटम they want online and pick them up from their physical store, merging the convenience of the e-commerce with the benefits of the physical retail outlets. घर पे बैठे बैठे अगर आपको कोई सामान मंगाना है तो आप क्या करोगे, आपके मोबाइल से ऐप ओपन करोगे और क्या करोगे, उसको ऑर्डर करोगे। उस ऐप जब वो क्या करेगा, वो जो सामान है कोई थर्ड पर्सन लेके आएगा, उसके साथ जो भी उसका ट्रैवलिंग चार्जेस है वो लेगा और आपके घर के बाद छोड़ के चलाएगा। तो इस तरह ऐसी फैसिलिटी उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिक एंड सेंड, क्लिक एंड परचेज, क्लिक एंड रिजर्व, क्लिक एंड कलेक्ट। क्या बोलते हैं हम, क्लिक एंड कलेक्ट। एग्जाम्पल जोमेटो, अब समझ में आ जाएगा आपको, स्विगी, आजकल तो जियो मार्ट भी दे रहा है ना, जियो मार्ट, और जैसे उदयपुर में है डील शेयर। आपके वहाँ पे किस तरह की कौन सी कंपनी चलती है देख सकते हैं, जैसे उदयपुर में लोकल डील शेयर चलती है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यूज ऑफ इंटरनेट टू कनेक्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेस, मशीन, सेंसर्स फॉर एम्पावरिंग ब्रिक एंड मोर्टार। देखिए जब भी ये ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर है, इसका मतलब ये रिटेल आउटलेट की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है ये, रिटेल आउटलेट की बात कर रहा है। जो दुकान वाला होता है ना, एक ऑफलाइन दुकान खोल के बैठा है, ब्रिक और मतलब चूने कंकर पत्थर से बनी हुई दुकान। बाय गिविंग देम द सेम एक्सेस टू डेटा दैट ऑनलाइन स्टोर्स हैव, ठीक है, इस फैसिलिटी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कहना चाहता है कि भाई ऑनलाइन के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे ऐप है तो ऐप के अंदर खोल के देखते हैं कि भाई जैसे अमेजन के ऊपर आप गए तो वो बता देगा कि भाई ये चीज़ है और ये ऑफर के अंदर मिल रही है। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई शॉप है उसके अंदर भी जो कस्टमर आए वो आराम से ऑनलाइन ही सारी चीज़ देख सकते हैं, आपकी कोई ऐप हो पर्टिकुलर, तो इस तरह की अगर हम चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग या इंटरनेट ऑफ थिंग। उसको हम किसके थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम इंटरनेट ऑफ थिंग। देखिए आईओटी का इसमें क्या मतलब है, कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए आईओटी के अंदर क्या होता है, जहाँ पे सर्टेन सेट्स ऑफ ये होती है आपके पास, जैसे शॉप्स है तो वहाँ पे कोई लोकेशन है उसको हम क्या कर देते हैं, जैसे मशीन से जो भी है उनको हम क्या करते हैं, मैप कर देते हैं। आई बात समझ में, आईओटी के थ्रू तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ है। जैसे मान लीजिए एक मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, उसके अंदर कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है, तो हम क्या कर देते हैं, उनको टैग के थ्रू मैप कर देते हैं सारी चीज़ों को आईपी के थ्रू। तो उस चीज़ के अंदर हम आईओटी का यूज़ करते हैं। अब बाकी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कंसेप्ट है आपके, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये इसके कंसेप्ट है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा कोड एडिटर। इनमें से जावा कोड एडिटर कौन सा नहीं है ना। तो देखिए इनमें से जावा कोड एडिटर कौन सा नहीं है आपका, MS वर्ड, नेटबीन्स, एडिट प्लस और नोटपैड। तो ये है, ये इन तीनों के अंदर हम एडिट कर सकते हैं, MS वर्ड के अंदर हम नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जावा का भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो अभी लैंग्वेज को कितनी आ गई है, ध्यान रखना, XML आ गई है, जावा आ गई है। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ GUI दैट मेक्स लर्निंग अ प्रोग्राम ईजी फॉर यूजर्स। इनमें से कौन सा GUI है जिससे विच क्या हो गया, विच इज़ नॉट फीचर, इनमें से कौन सा नहीं है। तो WYSY फॉर्मेटिंग। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट, जो आप देखोगे वही आपको मिलेगा, है ना, इसका मतलब। और नेक्स्ट देखिए क्या है, डायलॉग बॉक्सेस, आइकन और डिटेल की स्ट्रोक एंड कमांड। तो इनमें से आप देखोगे तो एक ओड है, वो कौन सा, ये डिटेल की स्ट्रोक एंड कमांड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए कमांड्स के थ्रू हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये GUI नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा GUI की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर आप कमांड्स के थ्रू लिख रहे हो, इसका मतलब GUI कैसे हो गया, GUI मतलब आइकन्स के थ्रू, डायलॉग बॉक्सेस के थ्रू आप किसी भी चीज़ को आराम से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, विच प्रॉपर्टी इन विजुअल बेसिक डिटरमाइंस वेदर अ कंट्रोल इज डिस्प्लेड टू द यूज़र। तो यहाँ पे देखिए VB का क्वेश्चन आ गया है 2018 के अंदर, विजुअल बेसिक का आपको पूछा गया कोई कंट्रोल है, अगर आपको उसको डिस्प्ले करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। अगर आपने VB यूज़ किया है नहीं किया तो मैं बता दूं, जैसे उसके अंदर क्या होता है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स होते हैं VB के अंदर, अगर हम कोई फॉर्म बना रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, या हम कोई लेबल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि वो विजिबल हो, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लेबल डॉट विजिबल, ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, लेबल डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू, इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं। इससे क्या हो जाता है, वो लेबल आपका ट्रू विजिबल होता है। अगर हम चाहते हैं कि वो लेबल विजिबल नहीं हो तो हम इसको क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। तो ये किससे डिसाइड होती है, इसकी विजिबिलिटी से। तो इसका आंसर क्या हो गया, C करेक्ट आंसर है। तो शो नहीं होता है, डिस्प्ले नहीं होता, इनेबल नहीं होता है।
इनेबल डिसेबल भी होता है, पर इनेबल डिसेबल के अंदर क्या हो जाता है कि वो जो टेक्स्ट है ना वो दिखता है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स को आपने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया, वो अंदर जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है जैसे राजेश वो दिखेगा पर उसको आप एडिट नहीं कर सकते। और अगर आपने करना है टेक्स्ट बॉक्स डॉट इनेबल तो इस राजेश को आप एडिट कर सकते हो, है ना। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम 17 वाला देखिए क्वेश्चन। डैश ऑडियो वीडियो रेफर्स टू ऑन डिमांड रिक्वेस्ट फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो वीडियो फाइल्स। यहाँ देखिए कंप्रेस ऑडियो वीडियो फाइल्स की बात की है, स्ट्रीमिंग स्टोर्ड, स्ट्रीमिंग लाइव, इंटरेक्टिव और मिक्सिंग। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। डैश ऑडियो वीडियो रेफर्स टू ऑन डिमांड रिक्वेस्ट फॉर कंप्रेस ऑडियो वीडियो फाइल। देखिए यहाँ पे कंप्रेस ऑडियो वीडियो फाइल का मतलब है, एक चीज़ तो समझ में आ जाती है यहाँ पे आपको, कहीं ना कहीं जो ये चीज़ पूछा है वो कहीं ना कहीं आपके स्टोर्ड है। क्या है, कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, लाइव नहीं है, कुल मिला के इंटरेक्टिव नहीं है। तो स्ट्रीमिंग लाइव ऑप्शन और इंटरेक्टिव ऑप्शन तो अपने आप ही दोनों खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, स्टोर्ड की बात कर रहा है ना, कंप्रेस ऑडियो वीडियो फाइल की बात कर रहा है। तो न तो स्ट्रीमिंग में हो सकता है, नहीं इंटरेक्टिव के अंदर हो सकता है, मिक्सिंग नहीं। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बच गया, स्ट्रीमिंग। क्या बच गया आपका, स्ट्रीमिंग स्टोर्ड ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कोई चीज़ स्टोर्ड रहेगी उसको ही हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। जो चीज़ स्टोर्ड है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अ डैश बफर इज रिक्वायर्ड फॉर रियल टाइम ट्रैफिक। यहाँ देखिए अ डैश बफर इज रिक्वायर्ड फॉर रियल टाइम ट्रैफिक, रीऑर्डरिंग, प्लेबैक, सॉर्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो देखिए जब भी मैं जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ, जहाँ मान लीजिए यहाँ पे कोई सेंडर है, ओके, और यहाँ पे बीच में बहुत सारे राउटर है और यहाँ पे आपका रिसीवर है जो डेटा रिसीव करने वाला है। तो यहाँ से देखिए जो डेटा आपके आ रहा है, आपको पता है पैकेट के फॉर्म के अंदर आता है ना। किस फॉर्म के अंदर आता है डेटा, पैकेट के फॉर्म के अंदर। आधे पैकेट इधर से आएंगे, आधे पैकेट इधर से आएंगे, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कनेक्टेड है, कुछ पैकेट इधर से आएंगे, कुछ पैकेट इधर से आएंगे, और फिर डेटा ट्रैवल करता है कहाँ जाता है, फाइनली रिसीवर के पास। तो ध्यान रखना रिसीवर के पास फाइनली यहाँ पे क्या होता है, आपके पास क्या होता है, बफर होता है। क्या होता है यहाँ पे, बफर होता है। क्या होता है यहाँ पे, बफर, जो क्या करता है, जो पैकेट्स आते हैं उनको ऑर्डर में करता है। मान लिए फर्स्ट पैकेट, मान लिए थर्ड पैकेट पहले आ गया, फिर सेकंड आया, फर्स्ट आया, फिर फोर्थ आया, फिफ्थ आया। तो ये तो देखिए अनऑर्डर्ड है, अगर इसको प्लेबैक करोगे तो आवाज़ सही नहीं आएगी। तो इसको क्या करता है, ये सॉर्टिंग करता है और पहले 1 2 3 4 5 इस तरीके से अरेंज करता है ना। तो प्लेबैक करने के लिए प्लेबैक बफर इज़ रिक्वायर्ड फॉर रियल टाइम ट्रैफिक। अगर आपको रियल टाइम ट्रैफिक लिए तो आपको क्या है, प्लेबैक बफर की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लेबैक बफर। रीऑर्डरिंग, सॉर्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, सबसे पहले आपको बफर की आवश्यकता होती है, प्लेबैक बफर की। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे 19 वाला क्वेश्चन। अ डैश चेंजेस द फॉर्मेट ऑफ हाई बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल टू लोअर क्वालिटी नैरो बैंडविड्थ सिग्नल। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका रियल टाइम कम्युनिकेशन का दिया, किसका दिया, रियल टाइम कम्युनिकेशन, जिसके अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पे हाई बैंडविड्थ, जिसकी बैंडविड्थ ज़्यादा हो, हाई बैंडविड्थ, उसको क्या करता है, नैरो बैंडविड्थ के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। क्यों करता है, आपने मोबाइल पे देखा होगा कि अगर आपकी स्पीड अच्छी आ रही है तो वो क्या करेगा, आपको 1080 पिक्सल के अंदर चलाएगा, कम आ रही है तो 720 में चलाएगा, और कम आ रही है तो 480 में चलाएगा, और कम आ रही है तो 360, और कम आ रही है 240। तो इस तरीके से क्या करता है, वो स्पीड के अकॉर्डिंग रिड्यूस करता रहता है। तो ये चीज़ कौन परफॉर्म कराता है, आपके सीक्वेंस नंबर नहीं, टाइम स्टैम्प नहीं, सेगमेंट नहीं, ट्रांसलेटर। क्या ट्रांसलेटर, देखिए सीक्वेंस नंबर का कहाँ यूज़ होता है, सीक्वेंस नंबर का यूज़ तो हम बाइट स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल के अंदर करते हैं। सीक्वेंस नंबर जब हम टीसीपी पढ़ेंगे ना, टीसीपी प्रोटोकॉल, वहाँ पे सीक्वेंस नंबर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हर एक बाइट जब सेंडर से रिसीवर को भेजा जाता है, सेंडर जब रिसीवर को क्या भेजता है, डेटा भेजता है, तो टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, हर एक बाइट के ऊपर अपना सीक्वेंस नंबर लगाता है। ठीक है, हर एक बाइट के ऊपर अपना सीक्वेंस नंबर यूज़ करता है। टाइम स्टैम्प की हम बात कर सकते हैं कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को सेंड करना, या अगर हम सेंडर साइड रिसीवर साइड बात करते हैं तो यहाँ पे टाइम का रोल रहता है। सेगमेंट जो हम भेजते हैं उसको हम सेगमेंट भी बोल सकते हैं ना, टीसीपी लेयर के ऊपर। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेक्स्ट एन्क्रिप्शन इज इट्स। देखिए एन्क्रिप्शन के बारे में बोल रहा है कि एन्क्रिप्शन क्या है, अगर किसी टेक्स्ट का हम एन्क्रिप्शन करते हैं तो क्या है, कंप्रेशन, एक्सपांशन, हैशिंग, स्क्रैम्बलिंग टू प्रिजर्व सिक्योरिटी। ऑब्वियसली बात है, हम क्या करते हैं, जो डेटा है उसको तोड़ मरोड़ते हैं, इस तरीके से हम स्क्रैम्बल करते हैं, मतलब उसको तोड़ मरोड़ देना, उसको मतलब चिथड़े चिथड़े अलग अलग कर देना, इस तरीके से कि अगर बीच में जैसे ये सेंडर है और रिसीवर यहाँ से डेटा जा रहा है, ये मैसेज, अगर बीच में कोई इंट्रूडर बैठा है और इसको देख भी रहा है ना,
तो भी वो इसको पढ़ नहीं सकता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। कंप्रेस मतलब डेटा को कंप्रेस करना, छोटा कर देना। एक्सपांशन मतलब बड़ा कर देना। हैशिंग क्या एक टेक्निक है, हैशिंग क्या आपकी टेक्निक है, ठीक है, मेमोरी की, जिससे हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हैशिंग के अंदर बहुत अलग अलग चीज़ें होती है ना, चेनिंग, ओपन एड्रेसिंग, फिर प्रोबिंग। 21 देखिए, वन कॉमनली यूज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मेथड इज, इनमें से पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मेथड कौन सा है। तो ध्यान रखना, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मेथड हम असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को। तो इसमें जो पब्लिक की मेथड है कौन सा है आपका, RS है, ठीक है। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, RSA, और क्या हो जाएगा, DSA हो जाएगा। यहाँ पे देखिए RSA हो गया, यहाँ पे आपका हो गया DSA हो गया, बहुत सारे डेफी-हेलमैन है। तो ये आपको पता होना चाहिए ना। डिजिटल सिग्नेचर है, ये सारे कौन से आपके, असिमेट्रिक। और अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा आपके, DES, क्या हो जाएगा, DES, डेटा एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। फिर क्या हो जाएगा, ADES, एडवांस डेटा एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। ब्लोफिश, ट्रिपल, टू फिश, आइडिया। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं ना, तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। इस बार RSA का आ गया, तो अगली बार हो सकता है सिमेट्रिक में से आए। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पूछ रहे हैं, तो जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है उसका थोड़ा सा आगे और पीछे आपको याद भी करना है, उससे रिलेटेड चीज़ें, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो ये सारे पढ़ते हुए देखिए, अगर आपको तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको करना आना चाहिए। और अगर आपने अभी तक आपका कोर्स हो गया, आप रिवीजन कर रहे हो, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए लास्ट तक। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम, इनमें से गुड एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। फाइनाइट, अनएम्बिजियस, वेल डिफाइंड और अनऑर्डर। ऑब्वियसली बात है, अगर आप अच्छी एल्गोरिथम चाहते हो तो वो फाइनाइट होनी चाहिए, इन्फाइनाइट नहीं होनी चाहिए। अनएम्बिजियस होनी चाहिए। एम्बिजियस का मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई जो कंपाइलर है कन्फ्यूज़ हो जाए कि ये, जैसे मान लीजिए वो 1 के ऊपर है और 1 से जनरेट हो रहा है, 2 भी हो रहा है और 3 भी हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग के अंदर एक ही स्टेटमेंट जनरेट होना चाहिए। ये एम्बिगियस सिचुएशन हो गई ना, भाई कंपाइलर को पता नहीं चल रहा है उसको 1 से 2 पे जाना है या 1 से 3 के ऊपर जाना है, ये नहीं होना चाहिए। सॉरी, अनएम्बिगियस होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, अनऑर्डर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू डायग्रामेटिकली डिपिक्ट द लॉजिक ऑफ अ कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर का लॉजिक डिपिक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा टूल है, सूडो कोड, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सोर्स कोड। तो अगर डायग्रामेटिक की बात की है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर अलाउज द प्रोग्राम टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेट पाथ डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो ये बोल रहा है अगर आपको कोई कंडीशन दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग से आपको कोई चॉइस बनानी है तो कौन सा यूज़ होगा, सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन और लॉजिक। किसके अकॉर्डिंग होगा, लॉजिक के अकॉर्डिंग। भाई लॉजिक ही तो डिवाइड करेगा। भाई आपको पूछ रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन 100, तो अगर बड़ा है तो आप प्रिंट कराओ यस, और नहीं है तो आप प्रिंट कराओ नो। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया आपका लॉजिक। तो कंडीशन ही तो बताती है, और कंडीशन किससे बिल्ड होती, लॉजिक से। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, डी। यहाँ देखिए नेक्स्ट 25, नेट। नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एक्सेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या है आपका, नेट। तो नेट से रिलेटेड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले जो अभी इससे जस्ट 2013 का हमने क्वेश्चन पेपर किया था, वहाँ पे नेट से आगे एक और पूछ लिया था आपको पेट, और वहाँ मैंने बताया था पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेट किसका यूज़ करता है, आपके पेट का यूज़ करता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का। और नेट का वैसे वर्क क्या है, ये आपका कंप्यूटर है, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका कंप्यूटर है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे आपके पास जो एड्रेस है वो क्या है आपके पास, प्राइवेट। यहाँ देखिए प्राइवेट, ओके। और जो बाहर आउटर वर्ल्ड के अंदर जिस आईपी से आप कनेक्टेड है वो आपकी कौन सी है, पब्लिक आईपी। तो मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड है और यहाँ से प्राइवेट आईपी से कनेक्टेड है। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करता है, आपके प्राइवेट आईपी को किससे मैप करता है, पब्लिक आईपी से मैप करने का काम करता है। कौन करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और किसके यूज़ से करता है, ध्यान रखना है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ये पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन किसका यूज़ करता है,
जो भी जो जिस भी पोर्ट से जो कंप्यूटर कनेक्टेड है ना, उसका डेटा वो कैरी करता है। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए जब बच्चों इसी तरीके से आप पढ़ते रहो लगन से, मेहनत से, एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। हिम्मत नहीं हारनी है, बस पढ़ते रहना है, चाहे कुछ समझ में आए नहीं आना। एक बार आप जो जहाँ से भी पढ़े उस कोर्स को आप ख़त्म कीजिए, फिर बाद रिवीजन कीजिए, फिर आप क्वेश्चंस लगाइए, तो चीज़ें धीरे धीरे जाके आपके दिमाग के अंदर स्टेबलाइज होने लगी, सेट होने लग जाएगी। ठीक है, यही तरीका है, और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल का क्या यूज़ है? फिल्टर द पैकेट दैट कम फ्रॉम इंटरनेट। तो देखिए मैंने वहाँ भी बताया था आपको, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर करा है उसके अंदर, यहाँ होता है आपका इंट्रानेट, ठीक है, जहाँ आप हो, ये आप हो, ठीक है, और ये होती है आपकी फायरवॉल, और ये होता है आपका इंटरनेट, एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो बाहरी दुनिया से कुछ अनऑथोराइज चीज़ें नहीं आ जाए, अनऑथोराइज एक्सेस नहीं हो जाए, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? फायरवॉल का यूज़ करते हैं। हम यहाँ से तो कुछ भी भेज सकते हैं, ध्यान रखना, इंटरनेट से हमारे एड्रेस से कुछ भी भेज सकते हैं, पर बाहर हमें क्या करना है? दूसरों से अपने आप को बचाना है। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फायरवॉल का यूज़ करते हैं। व्हाट इज द यूज़ ऑफ फायरवॉल? फिल्टर द पैकेट्स दैट कम फ्रॉम द इंटरनेट, filter the packet that come from internet to internet to intranet, filter the packet transmitted to internet, filter the packet faster traffic for e-commerce। यहाँ देखिए filter the packet that come from internet, ये भी सही है आपका, है ना, ए भी सही है और बी भी सही है, पर दोनों में से प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? बी को दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? यहाँ पे क्लियर डिफाइन कर रखा है, फिल्टर द पैकेट दैट कम फ्रॉम इंटरनेट टू इंट्रानेट। इंटरनेट से किसकी तरफ मूव कर रहा है? इंटरनेट की तरफ। उन पैकेट्स को हम क्या करना चाहते हैं? फिल्टर करना चाहते हैं। किसके थ्रू? हम फायरवॉल के थ्रू। तो पिछला जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर आपको टाइप ऑफ फायरवॉल पूछे थे, शायद इसी के अंदर है या पिछले वाले के अंदर है ना, देखना। आपको प्रॉक्सी फायरवॉल के बारे में पूछा था, पैकेट फायरवॉल के बारे में पूछा था, है ना, और स्टेट फुल फायरवॉल के बारे में पूछा था, और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अ नेटवर्क सिक्योरिटी दैट प्रोटेक्ट्स नेटवर्क रिसोर्सेज बाय फिल्टरिंग मैसेजेस एट द एप्लीकेशन लेयर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपको, जो मैं भी आपको ऊपर बात कर रहा था, फायरवॉल, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आया हुआ, 2013 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है ना इससे रिलेटेड। तो पूछा है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट नेटवर्क रिसोर्सेज बाय फिल्टरिंग मैसेजेस एट एप्लीकेशन लेयर। तो देखिए अगर एप्लीकेशन लेयर की बात की है, इसका मतलब सीधा सीधा आंसर आपका क्या आ जाएगा? प्रॉक्सी फायरवॉल। आपकी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कहाँ काम करती है आपकी? ये जो काम करती है आपकी नेटवर्क लेयर तक करती है। स्टेटफुल काम करती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर तक, और ये करती है, ये भी आपकी ऑल लेयर तक काम करती है। प्रॉक्सी लेयर वाला आपकी काम करती है एप्लीकेशन लेयर तक। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या करती है कि वो आपके इसके साथ और भी सिस्टम का यूज़ करती है, जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के साथ और भी जो कंसेप्ट होते हैं उनका यूज़ करती है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो ये इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर अगर तीनों की बात करें तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल आपने नेटवर्क लेयर तक वर्क करती है, स्टेटफुल इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर, और प्रॉक्सी फायरवॉल आपकी एप्लीकेशन लेयर तक। तो हमारा आंसर क्या हो गया आपका? प्रॉक्सी फायरवॉल। In object-oriented programming, an object is an instance of class, state, behavioral, message। तो उप्स की बात चल रही है, तो ये ऑब्जेक्ट किसका इंस्टांस होता है? ऑब्वियसली बात है, किसका होगा? क्लास का इंस्टांस होगा, है ना। क्लास मेंबर्स ऑफ अ क्लास इन C++ प्रोग्राम आर डिफॉल्ट। देखिए पिछली बार भी मैंने अभी जस्ट 2013 के अंदर क्वेश्चन आया, अगर आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जरूर इन वीडियो को आप जरूर सुनिए। इन वीडियो का आप करने से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपके ये पेपर बन रहे हैं, डिज़ाइन हो रहे हैं। मैंने वहाँ पे भी बताया था, ठीक है, उसके अंदर भी आपके ये क्वेश्चन आया था, है ना, और वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको कैसे याद रखना है। सी के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे स्ट्रक्ट होता है ना, वो होता है आपका पब्लिक, मैंने बताया था आपको पब्लिक। C++ के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास होती है वो क्या होती है आपकी? प्राइवेट। और जावा के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? ये पब्लिक। तो इस तरीके से आपको याद रखना ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। अभी किसके बारे में पूछा है? C++, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइवेट इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट दैट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट टू टेक मल्टीपल फॉर्म। देखिए एक से ज़्यादा अगर कोई फॉर्म आप मतलब बहुरूपिया बोल सकते हो आप, पॉलीमॉर्फ में एक से ज़्यादा रूप बदल देना, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं? नहीं, इसको कोड रीयूजेबिलिटी कहते हैं इनहेरिटेंस को। हायरार्की नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म। यस, क्या बोलते हैं हम इसको? पॉलीमॉर्फिज्म। एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना।
ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, द डिक्लेरेशन इंट एरे 25 विल बी एलोकेटेड। तो यहाँ देखिए आपको एरे दिया हुआ है और डेटा टाइप क्या है, इंट दिया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा, 2 तो रो है और 5 कॉलम है, तो टोटल कितने हो गए एलिमेंट आपके 10, कितने हो गए 10। अब आती है इंटू 10, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइज़ की, किसकी साइज़, इंट की। यहाँ देखिए किसी कंपाइलर के अंदर ये इंट 2 बाइट का होता है, किसी के अंदर 4 होता है। तो अगर 2 बाइट अगर हम मानते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 20, और अगर हम 4 बाइट मानते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 40। इसलिए ये क्वेश्चन आपके विवादास्पद था, इसका आंसर ए और सी दोनों हो गए ना, डिफाइन नहीं कर रखा था इसलिए शायद ये डिलीट हुआ होगा आपके। विच इज़ नॉट अ डेटा टाइप ऑफ सी, इनमें से सी का डेटा टाइप कौन सा नहीं है, फ्लोट, इंट, कैरेक्टर, क्लास। क्लास नहीं है ना, क्लास तो किसके अंदर होगा, उन लैंग्वेजेस के अंदर होगा जहाँ पे आपका ऊप्स का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। कहाँ होगा, जहाँ पे आपका ऊप्स का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, क्लासेस है, ऑब्जेक्ट्स है, इनहेरिटेंस है, पॉलीफिल्म्स है, मैसेज पासिंग है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टू सी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू n इक्वल टू स्टार एम्परसेंड क्यू, दीज स्टेटमेंट्स आर n इक्वल टू एड्रेस ऑफ क्यू, n इक्वल टू पॉइंटर टू p, विच आर फर्दर इक्विवेलेंट टू। आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट है इन दोनों स्टेटमेंट के बराबर है, और बाकी इन दोनों स्टेटमेंट के बराबर बाकी कौन से स्टेटमेंट है आपको इसमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आ जाइए, आप लिखने की कोशिश कीजिए। P के अंदर Q का एड्रेस पास हो रहा है, ध्यान रखना, P के अंदर आपके किसका एड्रेस पास हो रहा है, Q का एड्रेस पास हो रहा है। तो यहाँ देखिए मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास Q, यहाँ देखिए ये हो गया आपका Q, यहाँ बना लिया, और Q का एड्रेस लिख लिया मैंने 100, और यहाँ लिख लिया मैंने P, और यहाँ पे बना दीजिए P का एड्रेस लिख लिया मैंने 200। तो दोनों वेरिएबल है, सबसे पहले इस तरीके से आप बना दीजिए। अब P के अंदर Q का एड्रेस पास हो रहा है तो यहाँ पास कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। इसका मतलब अब P किसे पॉइंट कर रहा है, Q को पॉइंट कर रहा है। सबसे पहले ये चीज़ आपको बनानी आनी चाहिए, अगर ये आपने बना दिया तो आपका आंसर भी हो गया है ना। P के अंदर Q का एड्रेस पास हो रहा है, यहाँ देखिए P के अंदर Q का एड्रेस पास हो रहा है ना, 100 यहाँ पास हो रहा है, तो P किसे पॉइंट कर रहा है, Q को पॉइंट कर रहा है। n इक्वल टू पॉइंटर टू P, यहाँ मान लीजिए मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू लिख दी जैसे 37, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला n इक्वल टू पॉइंटर टू P, तो जो पॉइंटर P कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, P की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताइए आप मेरे को 100, एड्रेस P का एड्रेस क्या है 200, और पॉइंटर टू P क्या है बताइए आप मेरे को 37। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टार एड्रेस ऑफ P इक्वल टू 37। देखिए यहाँ समझिए, P की वैल्यू क्या है 100, P की वैल्यू है 100, एड्रेस ऑफ P क्या है 200, पॉइंटर मतलब ऊपर, ऊपर मतलब अंदर वाली साइड, पॉइंटर क्या है 37। फिर देखिए एड्रेस ऑफ P आ जाए 100, उसका पॉइंटर क्या हो गया आपके पास 37, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 37 हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए अब सेम चीज़ कर दीजिए यहाँ पे Q के अंदर। तो देखिए यहाँ पे Q की क्या वैल्यू है, हमें चेंज कर देता हूँ है ना। तो देखिए वैल्यू में Q की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 37, और एड्रेस ऑफ Q क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे पॉइंटर टू Q, पॉइंटर टू क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, एरर है ही नहीं ना भाई, Q किसे पॉइंट करे, किसी भी पॉइंट नहीं करा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा टेंगलिंग पॉइंटर, टेंगलिंग मतलब हवा में झूल रहा है, इस भी जैसे भी एरर आती है ना। तो बस जो क्वेश्चन दिया है आप उसको कंपेयर कीजिए और आंसर निकालिए फटाफट से। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, n इक्वल टू P, क्या n P के बराबर है, यहाँ देखिए, और यहाँ पे एक और वैल्यू लिख लीजिए, सॉरी मैं भूल गया, n की वैल्यू भी यहाँ स्पेसिफाई कर लीजिए, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख लेता ना, n इक्वल टू P, P की वैल्यू क्या, हाँ n इक्वल टू पॉइंटर टू P की वैल्यू क्या है यहाँ पे 37। ठीक है, बस अब आप कंपेयर कर लीजिए फटाफट यहाँ पे, n इक्वल टू P, n की वैल्यू क्या है 37, P की वैल्यू क्या 100, बराबर है क्या, नहीं है, तो ये गलत है। P इक्वल टू Q, P की वैल्यू क्या देखिए 100, और Q की वैल्यू क्या है 37, बराबर है क्या, ये बराबर है क्या, नहीं है, करेक्ट, तो ये भी गलत है। n इक्वल टू P स्टार Q, अब यार ये तो P एड्रेस है और
अगर आप इसको पॉइंटर क्यू मानो तो भी एरर आएगी, और अगर क्यू के अंदर जो वैल्यूज है उसको आप इंटू करें तो गलत है, क्योंकि एड्रेस को आप वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका गलत। n इक्वल टू क्यू, एन की वैल्यू क्या है 37, क्यू की वैल्यू क्या है 37, यहाँ आप देखिए ये दोनों बराबर है, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये तरीका आपको समझ में आया होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से वेरिएबल असाइन करने हैं, और आपको पता होना चाहिए किसका एड्रेस किसके अंदर है। बस एक बार अगर ये बन गया तो आपके आंसर वैसे ही सही होने वाले हैं। आपको क्या करना है, पी की वैल्यू लिखिए, पॉइंटर पी की वैल्यू लिखिए, एड्रेस ऑफ पी की वैल्यू लिखिए, क्यू की वैल्यू लिखिए, पॉइंटर एड्रेस ऑफ क्यू की वैल्यू लिखिए, और पॉइंटर क्यू की वैल्यू लिखिए, और आपके आंसर आ जाएगा। और एन इक्वल टू क्या 37, तो इसको क्या जगह कराइए, एन है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डैश एरर अराइज ड्यू टू इनकरेक्ट यूज ऑफ सिंटेक्स। ध्यान रखना, जब भी सिंटेक्स के अंदर गड़बड़ होना तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर सिंटेक्स के अंदर आपके गड़बड़ है, मान लीजिए आपने कोई फॉर्मूला लिखा है और कोलन लगाना भूल गए, या कोई स्टेटमेंट लिखा कोलन नहीं लगा है, या ब्रैकेट नहीं लगा है, तो ये तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल टाइम पे एरर जनरेट कर देगा ना, कि भाई आपका सिंटेक्स ही सही नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर। इसी प्रकार से आपके टाइप ऑफ एरर होती है, लिंकिंग एरर होती है, रन टाइम एरर होती है। रन टाइम एरर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपके देखिए, रन टाइम एरर के अंदर सेगमेंटेशन फॉल्ट होता है। क्या होता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट। ये भी अब आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट ईयर के लिए, 2023 के लिए। सेगमेंटेशन फॉल्ट, जैसे मान लीजिए आपने डिवाइड बाय जीरो, आपने डिवाइड बाय जीरो किया, तो ये क्या होगा, आपके सेगमेंटेशन फॉल्ट होगा। या आपने आपके क्या एरे आपने डिफाइन किया हुआ है 5 तक, और आपने वैल्यू आउटपुट में निकला ली 6 तक, ये भी क्या हो गया आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट। ठीक है, लिंकिंग एरर के अंदर क्या होगा, जो भी आप डायरेक्टली लिंक कर रहे हो और वो अगर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकिंग एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिंकिंग एरर। फिर देखिए इनपुट एरर तो पता नहीं, इसके साथ आपके पास होती है, एक होती है लॉजिकल एरर, और एक और होती है आपकी सेमेंटिक एरर। ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए, लॉजिकल एरर और सेमेंटिक एरर। ठीक है, लॉजिकल एरर के अंदर क्या होता है, आपने लॉजिक कहीं न कहीं गलत यूज़ किया है। आपने क्या किया, गलत लॉजिक का यूज़ किया। मान लीजिए आपने एक फॉर लूप चलाया, और यहाँ पे आपने लूप लगाया, और यहीं पे आपने ये कोलन प्लेस कर दिया। इससे क्या हो गया, आपका भाई सिंटेक्स सही है, कंपाइल टाइम एरर भी नहीं है, रन टाइम एरर भी नहीं है, पर आपने क्या किया, गलत जगह आपने क्या कर दिया, कोलन यूज़ कर लिया। इसका मतलब लॉजिक गलत यूज़ कर लिया, इससे जो आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें सेमेंटिक्स के अंदर, तो सेमेंटिक्स के अंदर क्या होता है, ग्रामेटिकल एरर। जैसे आपने मान लिया ऐसे लिख लिया x + y = 10, तो क्या सही है, क्या नहीं है, ये क्या आपके सेमेंटिक्स एरर है। तो ये टाइप ऑफ एरर आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए कोबोल एंड पास्कल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, देखिए कोबोल एंड पास्कल्स आर एग्जाम्पल किसके हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्क्रिप्टिंग, स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो ये किसके एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर। तो देखिए टाइप ऑफ बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस है, तो उनकी कैटेगरीज आपको याद करनी पड़ेगी। In conversion of high level language to machine language, the syntax analysis phase is called। अगर आप एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो, उससे हम क्या बोलेंगे, पार्सिंग, लेक्सिकल एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, लिंकिंग। देखिए उसको हम पार्सिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्सिंग। जब भी आप हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर को दे रहे हो, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट होकर आपकी हाई लेवल किस में कन्वर्ट होकर आ रही है आपके पास, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर या मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्सिंग। तो कंपाइलर के अंदर फर्दर फेजेस होते हैं, जहाँ पे आपको लेक्सिकल एनालाइजर होता है, जहाँ पे आपके क्या होता है, सिमेंटिक एनालाइजर होता है, जहाँ पे आपके सिंटेक्स एनालाइजर होता है, जहाँ पे आपके क्या कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है, जहाँ पे आपके टारगेट जनरेशन होता है। तो ये क्या है, फर्दर फेजेज है किसके अंदर, कंपाइलर के अंदर, जो हम कहाँ पढ़ते हैं, कंपाइलर सब्जेक्ट के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम क्या बोलते हैं, पार्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्सिंग। फिर देखिए जीके 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 जीके। तो देखिए वीडियोस आप देखते रहिए, क्वेश्चंस आप करते रहिए, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं आना है, जीतेगा जो ही तो जो वो ही जो अंत तक लड़ेगा, है ना। रण छोड़ के नहीं भागना, क्योंकि हम रण छोड़ दास नहीं है। इन विच प्रिंटर रिबन इज वर्ड, कौन से प्रिंटर के अंदर रिबन यूज़ किया जाता है, प्लॉटर के अंदर, लेज़र के अंदर, डॉट मैट्रिक्स और प्रिंटर। तो किसके अंदर यूज़ किया जाता है, प्लॉटर में किया नहीं जाता है, लेज़र में नहीं किया जाता है, इंकजेट में नहीं किया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा आपका, डॉट मैट्रिक्स। तो ये सारी याद करने वाली चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द वीवीपैट, तो इसकी फुल फॉर्म याद तो होनी चाहिए आपको, वाटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट, जिनमें कोई समझाने लायक नहीं है, वाटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। फिर देखिए जीके का क्वेश्चन आ गया आपके लक्ष्मी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
बूटिंग इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इनसाइड। बूटिंग इंस्ट्रक्शन किस में रहते हैं? फ्लोपी, रैम, रोम और ऑपरेटिंग सिस्टम किस में रहेंगे? आपके रोम के अंदर रहेंगे। क्या रहेंगे? रोम के अंदर। ठीक है, रोम के अंदर क्या रहेगा? आपके बायोस, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। ध्यान रखना, ठीक है, जहाँ पे आपके क्या रहते हैं? बूटिंग इंस्ट्रक्शन रहते हैं, जो आपके बूट करने के काम आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, बूट करता है। नेक्स्ट देखिए 59, द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज़ कंपाइल्ड लीगली एंड इज यूजुअली यूज फ्री इज रेफर्ड। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको 2013 के अंदर करवाया था, है ना, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था शेयरवेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्री की बात कर रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? शेयरवेयर। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट साइकिल, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग साइकिल, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग साइकिल और आउटपुट साइकिल। तो डेटा प्रोसेस कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा आपके? एक तो इनपुट होगा, आउटपुट होगा और प्रोसेस होगा। 61 क्वेश्चन देखिए, डेस इज एन इंफॉर्मेशन डेश इज एन इन्फरेंस ड्रान फ्रॉम द प्रोसेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन सेट, नॉलेज, रो डेटा और स्टेटिस्टिकल डेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टेटिस्टिकल डेटा। जो भी हम क्या करते हैं, जो डेटा प्रोसेस होता है उनसे जो इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करते थे उसके हम क्या बोलते हैं? स्टेटिस्टिकल डेटा। हम करते हैं ना ग्राफ के रूप में, आप चाहे पाई चार्ट के रूप में कर दो या आपको लाइन चार्ट के कर दो, बार ग्राफ के रूप में कर दो, वो सारे क्या आपके स्टेटिस्टिकल डेटा है ना। हम उसके ऊपर क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट देखिए 62, अ ट्रांजेक्शन फाइल स्टोर्स डेटा दैट रेयरली चेंजेस, डेटा दैट नेवर चेंजेस, डेटा दैट फ्रिक्वेंटली चेंजेस और डेटा दैट इज इरेनियस। इरेनियस का मतलब गलत है ना। और देखिए यहाँ पे भाई ट्रांजेक्शन का मतलब भी होता है कि जो आपके जो डेटा के अंदर अपडेशन हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? फ्रिक्वेंटली चेंजेस। इसका आंसर क्या हो गया आपके? सी करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे MS एक्सेस डेटाबेस इज सेव्ड एज। MS एक्सेस का जो डेटाबेस है किस एक्सटेंशन के अंदर सेव किया जाता है? किस में किया जाता है? आपके .mdb, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। तो देखिए .msa का यूज़ होता है मेमोरी स्टिक ऑडियो फॉर्मेट बाय सोनी। सोनी के अंदर यूज़ किया जाता है .msa। .dbm डेटाबेस मैनेजमेंट और .mss माइक्रो प्रोसेसर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। तो फुल फॉर्म को भी आपको ध्यान रखना है। PDF इज एक्रोनियम फॉर, PDF की फुल फॉर्म क्या है? प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेबल डेटा फॉर्मेट, पोर्टेबल। तो यहाँ पोर्टेबल और प्रिंटेबल के अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखने, प्रिंटेबल नहीं, पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब इसको आसानी से कैरी किया जा सकता है। कैरी किया जा सकता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से भेजा जा सकता है PDF को। नेक्स्ट देखिए, लेयर 1 ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल इज। तो यहाँ पे आपके OSI मॉडल की बात की है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रीट का जो एग्जाम आया था ना, वहाँ पे भी इसी से संबंधित क्वेश्चन आया था और वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था, मतलब है ना। और जो 5 क्वेश्चन दिए थे ना रीट के अंदर, वो तो सब साफ है, क्योंकि रीट के अंदर आती है कंप्यूटर फंडामेंटल, और उन्होंने पूछा है अपने जैसा कुछ, अपने जो कोर्स आता है, सिलेबस होता है उनका, तो लेवल तो क्या बढ़ता ही जा रहा है ना। तो OSI के अंदर जो आपकी टोटल लेयर होती है कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी होती है? याद है आपको? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और क्या होगी आपकी? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो मैंने कब कितनी बार बोला? स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? नीचे से करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये क्या होगी आपकी? 7th लेयर। तो पूछा क्या है? फर्स्ट लेयर के बारे में पूछा है। कौन सी हो गई आपकी? फिजिकल लेयर। ये कौन सी हो गई आपकी? सेकेंड। ये कौन सी हो गई आपकी? फोर्थ। ये कौन सी हो गई? थर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउजर? तो मोज़ेक, मोजिला, नेटस्केप, इंटरनेट क्या हो जाएगा आपका? नेटस्केप। साइज ऑफ IPv4 264, 128, 64 और 32 क्या हो जाएगी? 128। यहीं IPv6 पूछा है ना, और अगर यहीं आपको IPv4 पूछा होता तो आंसर क्या हो जाता है आपके? 32। विच प्रोटोकॉल इज यूज बिटवीन ईमेल सर्वर्स? ईमेल सर्वर्स के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसके लिए? फाइल सेंड करने के लिए। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वेब पेजेस के लिए। MTMP, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इसका यूज़ किया जाता है D का। ये क्या करता है? आपके मैसेज को पुश करता है। क्या करता है? पुश करता है सर्वर पे। और दूसरा कौन सा होता है? पोप। ये क्या करता है? मैसेज को आपको क्या करता है? पुल करता है। कहाँ से करता है? सर्वर से। पुश और पोप है ना, SMTP और पोप प्रोटोकॉल, ध्यान रखना है आपको।
ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। 69 देखिए यहाँ पे, द डे शोज ऑल द वेबसाइट्स एंड पेजेस दैट वी हैव विजिटेड अर्लियर, हिस्ट्री, टास्क बार, स्टेटस बार और ब्राउज़र लिस्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका हिस्ट्री। ये बोल रहा है कि जो आपने ऐसी साइट्स पहले विजिट कर चुके हैं उसके बारे में बताता है, तो वो कहाँ देखते हैं, हिस्ट्री, इतिहास के अंदर ही देखते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग, यूजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेट इज कॉल्ड। ऐसी संस्था जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की कराती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एग्जाम्पल बताइए, एयरटेल, जियो, BSNL, जो आपके घर तक क्या लेके आती है, डेटा लेके आती है ना। नेटवर्क हब नहीं, इंटरनेट कंसोर्टियम नहीं, टेलीकॉम कंसोर्टियम नहीं। नेक्स्ट देखिए, ईथरनेट इज़ अनदर नेम ऑफ, ईथरनेट किसको बोलते हैं हम, याद होना चाहिए, क्या बोलते हैं, लेन को ही ईथरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेन को ही ईथरनेट बोलते हैं। IEEE 802.3, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉलो करती है। तो नॉर्मल स्पीड ऑफ ईथरनेट क्या हो जाएगी आपके 10 Mbps। ध्यान रखना, अगर नॉर्मल स्पीड ईथरनेट बोल रहे या यूँ बोल रहे स्टैंडर्ड ईथरनेट, ठीक है, 10 Mbps है, ध्यान रखना। ओके, चलिए यहाँ पे आगे, द स्टाइल शीट फाइल विल नॉट बी लोडेड बाय द ब्राउजर इफ़ यू ओमिट REL, स्टाइल, बॉडी और HTML। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, रिलेटिव। REL मतलब रिलेटिव, अगर इसको हम ओमिट कर देते हैं तो जो आपकी स्टाइल शीट है ना वो आपकी लोड नहीं होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर टैग, इनमें से कंटेनर टैग कौन सा है, सेलेक्ट, वैल्यू, इनपुट और बॉडी। तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए चीज़ें, HTML के अंदर हम पढ़ते हैं D और A, इसका करेक्ट आंसर A भी है और D भी है। नेक्स्ट देखिए, विच एट्रीब्यूट इज एंकर टैग, इनमें से कौन सा एंकर टैग है। एंकर टैग के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, सोर्स का, लिंक का, हाइपर लिंक का या HRF, इसका यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। किसका यूज़ करते हैं, HREAF, है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़िए। और डैश इज अ स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड अ GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट के अंदर वो प्रोग्राम क्या हो जाता है आपका, एम्बेड हो जाता है। तो देखिए, वेब बग, कुकी, स्पाईवेयर एप्लीकेशन और स्पाम। तो स्पाम आपके मेल के अंदर आता है और आपका जो स्पाईवेयर है ना वो भी आपके मेल के अंदर एंडोर्स होकर आता है। कुकी जो आपके ब्राउज़र के अंदर रहता है। अब ये याद कर लीजिए आप, वेब बग, ठीक है, नई चीज़ दी इन्होंने दी है, वेब बग, जो क्या होता है आपके GIF इमेज के अंदर स्टिंग होके आता है, चिपक के आ जाता है, ये एम्बेड होके आता है, वेब बग। नेटवर्क सिक्योरिटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस पार्ट को आपको काफ़ी अच्छे से करना है। सेविंग अ फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर, इंटरनेट से कंप्यूटर के ऊपर फाइल आ रही है आपके PC के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, स्टोरिंग और वेबलिंग। ऑब्वियस बात है डाउनलोडिंग। अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज अ रेफरेंस टू अ computer resource, web resource that specify its location on a computer network and mechanism for retrieving it, printer on the network, storage server on the network, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, B करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहा है, URL की बात कर रहा है, जो आप एड्रेस लिखता हो ना URL बार के अंदर, एड्रेस www.facebook.com, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपको लोकेशन बताता है कि भाई आपको कहाँ कौन सी वेबसाइट को एक्सेस करना है और उसका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच फेज कम्स आफ्टर एग्जीक्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड के अंदर कौन सा फेज आता है एग्जीक्यूशन के बाद। तो देखिए यहाँ पे जो फेजेस है आपके कौन कौन से, सबसे पहले फेज देखिए आपके है प्री सेल, क्या है आपके प्री सेल। उसके बाद जो आपका फेज़ आता है वो आता है आपका एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो फेज़ आता है वो आपका आता है सेटलमेंट फेज़, क्या आता है, सेटलमेंट फेज़। और उसके बाद जो फेज़ आता है वो क्या आता है आपका आफ्टर सेल फेज़, क्या आता है आफ्टर सेल फेज़। तो ये फेज़ आपको ध्यान होना चाहिए। पूछा क्या है, विच फेज़ कम्स आफ्टर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा फेज़ आता है बताइए, सेटलमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेटलमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, सेटलमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे,
विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ G2C सर्विसेज, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर का एग्जाम्पल नहीं है। ई वीज़ा, ई ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल पुलिस पोर्टल, ईबे, ये सारे के सारे आपके पब्लिक है ना। ई वीज़ा, ट्रांसपोर्टेशन और डिजिटल सारे गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। ईबे प्राइवेट फर्म द्वारा चलाई जाती है। ये बिजनेस टू कंज्यूमर है, क्या है, B2C है। इसके ऊपर जो प्रोडक्ट होते हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर को डिलीवर किए जाते हैं, जैसे अमेजन हो गई, स्नैपडील हो गई, फ्लिपकार्ट आ गई, और उसी प्रकार से क्या आपकी ईबे। तो आपको पूछा कौन सा नहीं है। नेक्स्ट देखिए ई कॉमर्स का EFT, ये क्वेश्चन तो मतलब देखिए वो हर समय में देख ही रहा हूँ, है ना। EFT ये तो फिक्स ही है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। अ मेलिशियस प्रोग्राम दैट डज नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली, ऐसा प्रोग्राम जो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन, बहुत सारी अपनी कॉपी नहीं बनाता है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, जोम्बी और वायरस, क्या आंसर हो जाएगा इसका, ट्रोजन हॉर्स। तो देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी वाला पार्ट आपको अच्छे से करके जाना। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी नेटवर्क सिक्योरिटी आपके ज़्यादा आ रही है अगर आप देखोगे तो। द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स दैट अलाउज द प्रोसेसर टू बी स्टोर्ड नॉन कंटिन्यूसली। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपको क्वेश्चन आया है ये मेमोरी एलोकेशन से। कहाँ से क्वेश्चन आया आपके, मेमोरी एलोकेशन से क्वेश्चन आया है, ओके। और मेमोरी जो एलोकेशन होती है आपकी दो तरीके से होती है, एक तो कंटीजियस, कैसे होती है आपकी कंटीजियस, और एक होती है आपकी नॉन कंटीजियस। कैसे होती है आपकी नॉन कंटीजियस। कंटीन्यूस में आपके दो तरीके से होती है, एक होती है आपकी स्टैटिक, इक्वल साइज लिख लो आप यहाँ पे स्टैटिक की जगह। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ, पर अब तो ये ज़रूरी हो गया आपको। इक्वल साइज पार्टीशनिंग, ये होती है आपकी अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, यहाँ पे देखिए आप, कंटिन्यूस के अंदर आपके पास आएगी स्टैटिक और फिर होगी आपके पास डायनामिक। क्या होगी, स्टैटिक और डायनामिक। और स्टैटिक के अंदर आएगी फिर आपके इक्वल साइज पार्टीशनिंग और अनइक्वल साइज। और नॉन कंटिन्यूस के अंदर फिर आ जाएगी आपके पास, सबसे पहले आ जाएगी पेजिंग, फिर आ जाएगी आपके सेगमेंटेशन, फिर आ जाएगा सेगमेंटेशन विथ पेजिंग, सेगमेंटेशन विथ पेजिंग, और फिर आ जाएगी आपके इन्वर्टेड पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, ओके। तो ये सारे कंसेप्ट है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर, अभी जो आपको क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ से पूछा गया, नॉन कंटिन्यूस मेमोरी के अंदर पेजिंग से क्वेश्चन पूछा गया, ओके। तो आपको अगर ये पता रहेगा ना, पिक्चर अगर आपको पता रहेगी तो आप कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए, इससे ज़्यादा डेप्थ के अंदर क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो मैं आपको वीडियो से बता दूंगा कि भाई इससे और कितना ज़्यादा जा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। पर जो रीट के अंदर जो इन्होंने किया है वो तो इन्होंने लेवल ही एक्सीड कर दिया है। इसका मतलब क्या चाहती है RSS भी, कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज टू मूव द कर्सर वन वर्ड राइट, मूव द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन, मूव द कर्सर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ये याद करने वाली चीज़ें सारी की सारी। ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड एज यू टाइप, शॉर्ट रिपीटेटिव, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, मिसस्पेल्ड और डुप्लीकेट। क्या हो जाएगा आपका, मिसस्पेल्ड। ऑटो करेक्ट आता है ना जब आप MS वर्ड चलाते हैं, यहाँ पे नीचे आता है, देखिए अगर आपने देखा होगा तो। विच फीचर ऑफ वर्ड इनेबल्स अ पर्सन टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, ओके। देखिए अगर आपकी कोई वर्ड की फाइल है और उसके अंदर आप इस वर्ड की फाइल को सिर्फ ये करना चाहते हैं, जैसे निमंत्रण भेजना है, निमंत्रण के अंदर क्या होता है, बीच का बॉडी पार्ट कंटेंट तो सेम रहता है, और सिर्फ क्या होता है आपका जो हेडर पार्ट है जिसमें सेवा में श्रीमान, वहाँ पे क्या होता है सारे चेंज होते रहते हैं। तो इस चीज़ को हम किसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मेल मर्ज के। बहुत ही शानदार टेक्निक है। इससे तो क्या होगा, आपको बहुत सारे वर्ड फाइल नहीं बनानी पड़ेगी, एक ही वर्ड फाइल से आपका काम चल जाएगा। MS देखिए, वी कैन नॉट हाइड डैश इन MS एक्सेल। रो हाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कॉलम हाइड कर सकते हैं, शीट हाइड कर सकते हैं। तो बचा क्या, रेंज। कई बार एलिमिनेशन से आपको क्वेश्चन करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप्स विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्लॉट द अप्स एंड डाउन्स एंड ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ अ स्टॉक मार्केट ऑन अ डेली बेसिस। स्टॉक मार्केट का जो चार्ट होता है किस तरीके से होता है आपको पता है, इस तरीके से होता है ना, लाइन चार्ट है ना।
कॉलम चार्ट नहीं होता है, रो चार्ट नहीं होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट भी नहीं होता है। देखिए यहाँ पे इफ़ द फॉर्मूला इफ बी इज ग्रेटर देन 100 ए इज एंटर इन द सेल C5। देखिए मैं सेल बना रखा है यहाँ पे C, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर देता हूँ, C5। तो देखिए C और ये है आपका 5, यहाँ पे देखिए ये C5, इसके अंदर फॉर्मूला एंटर कर दिया गया है ना, ये वाला इक्वल टू करे, ये फॉर्मूला इसके अंदर एंटर कर दिया। रेफरेंस कहाँ से ले रहा है, बी से, तो जस्ट इस वाले सेल के अंदर, इस चीज़ के अंदर कुछ भी डालेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होगा। इन द सेल B5 एट द डिफरेंट इंस्टांसेस कंटेन द वैल्यू 75, 150 और 100। तो यहाँ B5 के अंदर क्या करें, एक एक वैल्यू डाल रहे, तो इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला समझिए, अगर B5 की वैल्यू 100 से ज़्यादा होती है, देखिए ये लॉजिक है, ठीक है, टेस्ट कंडीशन, और ये क्या आपका ट्रू आए तो ये एग्जिट होगा और फॉल्स आए तो ये एग्जिट होगा। तो देखिए फर्स्ट लेते हैं 75, ये रहा 75, ठीक है, फर्स्ट ले लेते हैं 75। तो 75 क्या 100 से बड़ा है क्या, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा ए स्टार। तो देखिए ए स्टार किसके अंदर, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। फिर देखिए 75 का बाद क्या 150, क्या 150 100 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा ट्रू, ट्रू के अंदर क्या होगा ए होगा, तो ये ए है, ये ए है, ये स्टार है, तो ये गलत हो गया। अब बचा मेरा ए और सी के अंदर सही क्या है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है 100, क्या 100 100 से बड़ा है, देखिए ग्रेटर देन दिया, इक्वल टू नहीं दिया, 100 100 से बड़ा है नहीं है, इसलिए क्या एग्जीक्यूट हो गया फॉल्स कंडीशन। फॉल्स कंडीशन क्या ए स्टार, तो ये क्या हो गया, देखिए ए स्टार ये रहा, यहाँ ए स्टार है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत। आंसर क्या हो गया आपका, ए करेक्ट आंसर हो चुका है। वही चीज़ है यहाँ पे आपको वैल्यू रखी 75, तो प्रिंट में क्या है, आउटपुट में ए स्टार, 150 रखी तो ए, वो 100 रखा तो क्या है आपके ए स्टार, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लाइड डिज़ाइन। स्लाइड डिज़ाइन का पार्ट कौन सा नहीं है, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम, डिज़ाइन टेम्पलेट और स्लाइड लेयर। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें है। ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड प्लेस होल्डर्स, ऑटो लेआउट, टेक्स्ट होल्डर और ऑब्जेक्ट होल्डर्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्लाइड के ऊपर होल्ड करते हैं ना, उसे हम क्या प्लेस होल्डर बोलते हैं। जैसे स्लाइड है और यहाँ पे ही रहता है ना आपको क्लिक एड हियर, इनको हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर्स। ट्रांजिशन इफेक्ट आर अप्लाइड टू टेक्स्ट स्लाइड। ट्रांजिशन हमेशा स्लाइड्स के अंदर होती है, टेक्स्ट और इमेज के अंदर एनिमेशन होता है, ध्यान रखना। इन MS एक्सेस इमेजेस कैन बी सेट टू डेटा टाइप, हाँ लॉन्ग, OLE, हाइपरलिंक और मेमो। तो याद कर लीजिए MS एक्सेस के अंदर हम OLE डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है। कौन सा, OLE। द बेसिक एलिमेंट ऑफ फॉर्म, फॉर्म का बेसिक एलिमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट्स, रिकॉर्ड, टेबल और कंट्रोल। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके, कंट्रोल आंसर हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, टू मेक अ डेटाबेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड इन MS एक्सेस। तो देखिए ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, अगर आप करोगे तो याद रहेगा। इंसर्ट सिक्योरिटी सेट डेटाबेस, टूल सिक्योरिटी सेट डेटाबेस, व्यू सिक्योरिटी सेट डेटाबेस। देखिए यहाँ तो सारा का सारा सेम है, अब पता करना था इंसर्ट में है, टूल्स में है, व्यू में है, डेटा में, ठीक है। तो क्या है आंसर इसका, डेटा। द डिवाइसेस यूज टू ऑब्टेन अ प्रिंटेड मैटर इनटू डिजिटल फॉर्म एंड डिजिटल फॉर्म डिस्क है। तो ये देखिए प्रिंटेड मैटर को डिजिटल में फॉर्म करना है तो आपको क्या जाएगा, स्कैनर, और डिजिटल को प्रिंट करना है तो प्रिंटर। ये इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। ओके तो देखिए इसी तरीके से आपको लगे रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ये जरूर कीजिए, इन क्वेश्चन को आप कर लीजिए, एक एक दो बार वीडियो देख लीजिए कम से कम। अगर इनके अंदर से एक दो भी क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। और पेपर एनालिसिस आप देखिए किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटेड बाय अ सिस्टम क्लॉक इज कॉल्ड। सिस्टम क्लॉक जो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिक, साइकिल, टिक और हर्ट्ज। क्या बोलते हैं उसको हम, साइकिल। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पल्स जो जनरेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं ना। और उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, हर्ट्ज, ठीक है। 1/T इक्वल टू क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी, है ना। और उसको हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज के अंदर। तो अभी आपके जो प्रोसेसर होते हैं वो किस में आ रहे हैं, अभी प्रोसेसर गीगाहर्ट्ज के अंदर, किस में आ रहे हैं, गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब क्या हो गया, किलो का मतलब 10⁻3, मेगा का मतलब 10⁻6 और गीगे का मतलब 10⁻9। मतलब 10⁻9 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक सेकंड के अंदर देखिए 10⁻9, 10 की घात 9 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका पावर समझिए आप।
द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिजाइन टू स्टैंडर्डाइज द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स टू कंप्यूटर्स बोथ टू कम्युनिकेट एंड टू सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर। IEEE स्टैंडर्ड, ASCII, USB और पेरिफेरल। तो देखिए यहाँ पे जिस स्टैंडर्ड की बात की है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स टू कंप्यूटर्स बोथ टू कम्युनिकेट एंड सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर, तो इनके अंदर हम किसके यूज़ करते हैं, IEEE स्टैंडर्ड की बात करें। एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिजाइन टू स्टैंडर्डाइज द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स टू कंप्यूटर्स बोथ टू कम्युनिकेट एंड टू सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर। इस केस के अंदर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, USB आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सिम्बोल्स डज द हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज। देखिए हेक्साडेसिमल में कितने सिम्बोल का यूज़ किया जाता है, 16। कौन कौन से, 0 से लेके 9 और A से लेके F। बाइनरी में कितना किया जाता है, 2 0 1 और बाइनरी हो गया। और ऑक्टल में कौन सा यूज़ किया जाता है, 0 से लेके 7 तक। हेक्साडेसिमल के अंदर 16 और डेसिमल के अंदर किसका यूज़ किया जाता है, 0 से लेके 9 तक। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर, आपको डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर उसको क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड डेसिमल नंबर विथ 8। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखिए 112 वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। द हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन ऑफ 1056 फ्रॉम A4 to 7। देखिए क्वेश्चन आना चाहिए आपको, चूँकि अब आप कोचिंग कर चुके हो तो मैं तो मानता हूँ कि आपको सारे जनों को आता है, मैं फिर भी करके बता देता हूँ। लिखिए यहाँ पे A4 to 7 में से आपके 1056 माइनस करना है, ठीक है। तो 7 में से 6 गया तो कितना बचा, 1। अब देखिए यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ से 1 माइनस होगा, कितना बचा, 3। कैरी कितनी गई, कितनी जाएगी, 16। नंबर सिस्टम कौन सा है, 16, तो कैरी कितनी गई, 16। 16 प्लस 2 कितने हो गए यहाँ पे, 18। 18 में से 5 गए तो कितने बचे आपके पास, 13। और 13 क्या नंबर होता है, 13 वाला नंबर कौन सा होता है इसके अंदर, D, ठीक है। 3 में से 0 गए तो 0, ओके। और 3 में से 0 गए तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 3। और 9 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास, 9। तो ये आंसर हो गया आपका 93D1। समझ में आया होगा। यहाँ पे कैरी क्या गई, 16 जाएगी, क्या जाएगी कैरी, 16 जाएगी। डेसिमल यूज़ करते हैं तो कैरी कितनी जाती, 10। ऑक्टल यूज़ करेंगे तो कैरी कितनी जाएगी, 8। हेक्साडेसिमल करेंगे तो कितनी जाएगी, 16। बाइनरी यूज़ करेंगे कितनी की जाएगी, 2। तो आपको ये कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। जो नंबर सिस्टम मेरा टॉपिक है, जिसके अंदर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 5000 क्वेश्चन करके सीरीज, उसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर पूरा अच्छे से डिटेल के अंदर समझा रखा है मैंने, है ना। वहाँ जाइए, उसको आप देखिए। नेक्स्ट देखिए 113, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। गीगाबाइट का क्या मतलब है, 1024 बाइट, इसका मतलब तो हो गया 1 KB। 1024 किलोबाइट, तो ये क्या हो गया आपका 1 MB। 1024 हेक्साबाइट और 1024 मेगाबाइट, ये क्या हो गया आपका 1 GB। आंसर क्या हो गया आपका, D करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, प्रोसेस डेटा इज नोन एज फैक्ट्स, रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, डेटा। जो प्रोसेस डेटा उसको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। ये तो कितने टाइम से क्वेश्चन आ रहा है। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया यार, 1000। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका है, आपको लेफ्ट से राइट की ओर चलता है स्कैन करते हुए, और तब तक चलना जब तक फर्स्ट 1 एनकाउंटर नहीं हो जाता, और तब तक आपको जो भी डिजिट है उसको एज इट इज रखना है। तो यहाँ से चला, 0 को 0 रख दो, 0 को 0, 0 को 0, 1 को 1। तो यही इसका 2's कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे आंसर है 101010। इसका आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो लेफ्ट टू राइट स्कैन कर दिए, जब तक फर्स्ट 1 नहीं आ जाता, आ गया तो रुक जाइए, 0001 सेम। इसके बाद क्या हो जाएगी, सारी डिजिट रिवर्स, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। ये इसका हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर एजेंट्स आर आल्सो नोन एज। सॉफ्टवेयर एजेंट को हम ये भी बोलते हैं ट्रांस एजेंट्स, नो बोर्ड्स, ब्लिजार्ड और सॉफ्ट बोर्ड्स। क्या बोलते हैं हम, सॉफ्ट बोर्ड्स। तो याद रख लीजिए, ये सॉफ्टवेयर एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ये भी आप अपने आप में नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर मान सकते हो, है ना, नेटवर्क सिक्योरिटी। तो यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिए। तो
ये जो सीरीज़ है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का मेन जो मकसद था वो क्या था, आपको क्या करना है, पेपर का पैटर्न पहचानना है। पेपर का पैटर्न पहचानना है कि भाई जो हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं नहीं, ये जो क्वेश्चन की है वो आपसे निकल रहे हैं नहीं। आप जहाँ से भी कोचिंग कर दिए या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हो तो आपकी तैयारी किस दिशा के अंदर हो रही है, आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है ना। ओके, तो आपको इसके ऊपर सोचना है। यहाँ देखिए XML जबकि दिया हुआ नहीं सिलेबस में, उसमें भी क्वेश्चन आ गया। ये कंप्यूटर फंडामेंटल के 20 आए, DBMS के 4 आए, ई-कॉमर्स के 5, वेब टर्मिनल के 3, MS के 13, VB का भी एक क्वेश्चन आ गया यहाँ अगर आप देखोगे तो। कंप्यूटर नेटवर्क के 14, ठीक है, नंबर सिस्टम के 14, ये दोनों मान के चलिए 18, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क बड़ा वेटेज कवर कर रही है यहाँ पे, ठीक है। 18 मान लो और कंप्यूटर फंडामेंटल 20 मान लो, देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, 38 ही हो गए। DSA 3, C++3, C 6, C लैंग्वेज से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और GK 32, ये क्या है आपके, HTML से 3, रीजनिंग 32, OS 2 और बाइनरी से 4, टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो रहे इस तरीके से। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे 2008, 2011, 2013 और 2018, तो जैसे जैसे आपका पेपर थोड़ा क्या है ना वाइड होता जा रहा है, मतलब पहले नैरो था, मतलब कुछ सब्जेक्ट से ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, तो कंपटीशन इसलिए बढ़ रहा है। देखिए कितनी सब्जेक्ट डाल रखी है इसके अंदर, इतनी सारी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोटे तौर पे भले ही आपने इन्होंने ABCDEF करके दे रखे आपको सिलेबस के अंदर, पर वाइड एंगल से अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर तो इतने इतने सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब मैं जस्ट इसके बाद जो वीडियो लेने वाला हूँ, आपके रीट का जो क्वेश्चन पेपर आया ना उसको सोल्व कराने वाला हूँ, जो 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद हम सबका डिटेल एनालिसिस करेंगे और फिर हम क्लासेस शुरू करने वाले बहुत ही जल्दी। ओके, तब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।